सादर प्रणाम सर। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने और अपना समय को दिए। अपने डॉक्टर से बहुत जबरदस्त चलने वाला है। आपसे डॉक्टर रल्लू उपाध्याय ने बात किया अभी कोई बात नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक ठीक। तो अभी ज्वाइन कर लेने दीजिए लोगों को, फिर डॉक्टर सत्यपाल जैसा कहेंगे उसके अनुसार लेक्चर होगा, ठीक है? जी जी बिल्कुल। में टॉपिक रह गया था। हम लोग देशी रियासतों के एकीकरण के विषय में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने कल जूनागढ़ और हैदराबाद को देखा था। आज हम लोग देखना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर। भारत को स्वतंत्र करने के दौरान अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देशी रियासतों का क्या किया जाए। अंग्रेजों ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने प्लान में भी इस बात का जिक्र किया था कि जो भारत में 565 देशी रियासतें हैं उनके विषय में यह प्रावधान किया गया कि या तो वो भारत में मिल सकती थी या वो पाकिस्तान में मिल सकती थी या फिर वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकती थी। 562 रियासतों का जैसे तैसे एकीकरण कर लिया गया। इसमें 3 रियासतें बची थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जो तीसरे जो बिंदु था स्वतंत्र रहने वाला उसको अपनाने वाली थी। 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और सत्ता का हस्तांतरण हुआ भारत के पक्ष में, तो उसमें एक ये भी रियासत थी जम्मू एंड कश्मीर जो अपने को स्वतंत्र घोषित कर दी। वो किसी में नहीं मिली, वो ना तो पाकिस्तान के साथ गई और ना भारत के साथ मिली। जून में जब इस बात की संभावना प्रबल हो जाती है, जून 1947 में, कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राज्य बनाए जाएंगे, 2 राष्ट्र बनाए जाएंगे और देशी रियासतों को उनमें मिलने के लिए कहा जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू मिलने गए थे हरि सिंह से, जो जम्मू कश्मीर के उसमें तत्कालीन राजा थे, उनका नाम हरि सिंह था, और उनसे मिलने गए तो जवाहरलाल नेहरू से हरि सिंह ने मिलने से इंकार कर दिया, कहा कि हमारे पेट में दर्द है, तो खुद मिलने नहीं आए। माउंटबेटन फिर प्रयास करने गए 15 अगस्त 1947 से पहले और माउंटबेटन को समय देकर के भी नहीं मिले हरि सिंह। उन्होंने भी सेम वही बहाना किया कि मेरे पेट में दर्द है, नहीं मिलेंगे। और 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम लागू हो गया तो जम्मू कश्मीर की स्थिति ये थी कि वो अपने आप को स्वतंत्र रखा हुआ था। पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो उनका ये मानना था कि चूंकि मुस्लिम बहुल रियासत थी इसलिए उसको पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए, वो ये चाहते थे। हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे और भारत का ये मानना था कि उसको भारत के साथ आना चाहिए, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। स्थिति अक्टूबर यानी भारत की स्वतंत्रता के करीबन 2 महीने के बाद स्थिति खराब हुई जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने कबीलाइयों के वेश में आक्रमण कर दिया जम्मू कश्मीर में, और 22 से लेकर 24 यानी 2 दिन के भीतर श्रीनगर के पास पहुंच गई पाकिस्तानी सेना। तब हरि सिंह घबरा गए और हरि सिंह के पास इतना मजबूत सुरक्षा तंत्र नहीं था जो उसको अवरोधित कर सके, रोक सके। तब भारत की तरफ उन्होंने ध्यान अपना किया और तो उनके प्रधानमंत्री थे
मेहर चंद महाजन उनको भेजा बीपी मेनन के साथ। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने कहा कि हम तब तक जम्मू कश्मीर की सहायता नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम भी अंतर्राष्ट्रीय जो है कि कानून से बंधे हुए हैं, जब तक कि आप विलय पत्र में साइन न कर दें। तो हम किस अधिकार से आपके राज्य में हस्तक्षेप करें, क्योंकि आपने तो अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम तभी आपकी सहायता करेंगे आप जो है अगर विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दें। और 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और 27 अक्टूबर को भारतीय सेनाएं सुबह श्रीनगर हवाई अड्डे पे उतर गई। क्योंकि श्रीनगर तक पाकिस्तानी सेनाएं आ गई थी, उनको पीछे खसेड़ने में समय लगा। और विलय पत्र, एक छोटी सी कहानी और आपको बता दें, जब विलय पत्र की बात हो रही थी तो भारत के विलय पत्र पे तो भारत को विलय पत्र साइन करके भेज दिया जब हरि सिंह ने, तो 26 की रात की बात है। उनको ये डर था कि, और श्रीनगर से 4 किलोमीटर दूर थी पाकिस्तानी सेना, तो उनको डर था तो हो सकता है भारत से सहायता न पहुंच पाए और हम मारे जाए या हमारा दुर्गति कर दी जाए। तो उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड को बुलाया और कहा कि ये बंदूक ले लो, अगर कल सुबह तक भारतीय सेनाएं नहीं आ पाती है श्रीनगर में तो तुम जो है हमको गोली मार देना। वहां से वीरों जम्मू शिफ्ट कर गए थे और भारत के साथ ये हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने एक नया राग अपना शुरू किया जिन्ना के नेतृत्व में। जिन्ना ने कहा कि भारत ने जो विलय कराया है जम्मू कश्मीर का वो जबरी कराया है, सेना के बल पर कराया है, इसलिए हम इस विलय पत्र को स्वीकार नहीं करते। हम ये नहीं मानने को तैयार हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का विलय जो भारत में हुआ है वो कहीं जबरी कराया गया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को यह सलाह दी कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में आप इसलिए मामला उठाइए। जबकि माउंटबेटन जो है वो चाहते थे कि जिन्ना से बातचीत करके इसका हल निकाला जाए, लेकिन जब पटेल तैयार नहीं हुए, सरदार पटेल ने कहा कि हमने तो आक्रमण नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, जिन्ना ने हमारे ऊपर आक्रमण भी किया और हम उनसे बात करने के लिए लाहौर भी जाए। उन्होंने कहा अगर बात करना है तो वो भारत आए, हम नहीं जाएंगे, आप भी न जाइए। एक और कहानी आपको ये बता दें कि जब भारत ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर कार्रवाई शुरू की 27 अक्टूबर 1947 को, तो जिन्ना ने पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स को उतारने का जो है कि आदेश दिया। लेकिन उस समय चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों के जो सर्वोच्च कमांडर थे वो अंग्रेज थे, उन्होंने जिन्ना के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कहा कि माउंटबेटन ने जो है हमें ये आदेश दिया है कि जब विलय पत्र पर साइन कर चुका है जम्मू कश्मीर का राजा, तो फिर हमको राइट ही नहीं, अधिकार है। जिन्ना की बात नहीं मानी गई, नहीं तो युद्ध शुरू होने की संभावना थी। और जब यह आरोप लगाया मोहम्मद अली जिन्ना ने कि भारत ने जो विलय कराया है तो जबरी सेना के बल पर कराया है, तो नवंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पे आकर के और ये भाषण दिया। बहुत सारे इतिहासकार इस बात को मानते हैं या कहते हैं ये जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी भूल थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, हम जनमत संग्रह के लिए तैयार हैं, पूर्व की स्थिति बहाल हो जाए उसके बाद हम जनमत संग्रह कराएंगे। लेकिन तब तक दिसंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष उठाया और इस तरह से जम्मू कश्मीर जो समस्या थी वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई। और उस सुरक्षा परिषद में अमेरिका और इंग्लैंड ने दोनों ने पाकिस्तान का साथ दिया और कहा कि यह अंदरूनी झगड़ा है पाकिस्तान और भारत का। और इसी सुरक्षा परिषद ने यह आदेश जारी किया कि जहां पे स्थिति जहां है वहीं पर रुक जाइए,
दो सेनाएं 27 अक्टूबर से लगातार पाकिस्तान की सेना को पीछे और कब्जाइयों को पीछे ढकेल रही थी, उस सेनाओं को वहीं रुक जाना पड़ा और वही जो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, एक सीमा रेखा बन गई और इस तरह से 84,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान के अधिग्रहण में चला गया, जिसको उन्होंने आजाद पाकिस्तान सॉरी आजाद कश्मीर का नाम दिया। और जो हिस्सा विलय पत्र के बाद भारत के साथ रहा, भारत के साथ रहा। भारत की ये मांगे कि भाई वो हिस्सा भी हमको विलय पत्र से मिला है, और पाकिस्तान कहता है कि आपने जबरदस्ती लिया है, आप जन्म संघ के लिए कहे हैं अगर, तो जन्म संघ क्यों नहीं कराते हैं? ये बार बार बात उठती है। लेकिन जन्म संग्रह के लिए दो स्थितियों की बात की गई। पहली जो ये चाहिए थी कि पाकिस्तान उन 84,000 वर्ग किलोमीटर में अपनी सेनाएं हटाएगा और श्रीनगर में पहले जैसा शासन हो जाएगा, यानी भारत को भी अपनी सेनाएं हटानी पड़ेगी वहां से, तब जन्म संग्रह होगा अंतर्राष्ट्रीय देखरेख में। ऐसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं हो पाई है। ना तो पाकिस्तान ने उन 84,000 वर्ग किलोमीटर से अपनी सेनाएं हटाई, ना भारत ने अपनी सेनाएं हटाई, और ना ही सुरक्षा परिषद ने कोई जन्म संग्रह कराया। जब भी ये मुद्दा उठता है तो पाकिस्तान कहता है ये आप जन्म संग्रह की बात करिए, और पाकिस्तान ने भारत की स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा छद्म आतंकवाद शुरू कर दिया है जिससे कि जनसंख्या का जो घनत्व था और वितरण था वो और भी अव्यवस्थित हो गया है। और भारत अब इस बात से डरता है, जिसको मैं थोड़ा दबे स्वर में कह रहा हूं, भारत अब इस बात से डरता है कि जन्म संग्रह हो सकता हम कराएं और मामला उल्टा पड़ गया तो समझ रहे ना, जो बोलना चाहते हैं उसको समझ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच 1947, 1965, 1971 और 1999 4 युद्ध हो चुके हैं। लाखों सैनिक मारे गए हैं दोनों तरफ से। और जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामला न होकर के एक अंतर्राष्ट्रीय जो है कि समस्या बन गई है। इसमें शेख अब्दुल्ला का क्या हाथ था? शेख अब्दुल्ला जो है जब पोते उमर अब्दुल्ला उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो शेख अब्दुल्ला थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है अलीगढ़ का, वहां से उन्होंने एमएससी किया था, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर रियासत में नौकरी नहीं पाई उस समय एमएससी करने के बाद। तो इन्होंने हरि सिंह के विरुद्ध एक स्वतंत्रता आंदोलन छोड़ दिया। हरि सिंह को कश्मीर छोड़ने का नारा लगाया, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो वैसे हरि सिंह कश्मीर छोड़ो का नारा दिया और एक आंदोलन इनके खिलाफ चलाया। 1946 से आंदोलन चल रहा था। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मात्र संस्था थी 1932 में बन गई थी, लेकिन आंदोलन 1946 में चला रखा था। और ये चाहते थे, हरि सिंह जो है वो इनका कहना नहीं था कि सारे महत्वपूर्ण पदों में हिंदू क्यों बैठे हैं। अगर मुस्लिम बहुसंख्यक है तो सारे पदों में हिंदू क्यों बैठे हैं, इसको लेकर के ये विरोध कर रहे थे। और इनको जवाहरलाल नेहरू भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये जो है भारत के, ये हमेशा से चाहते थे, जब से भारत सरकार अधिनियम 1947 आया कि जम्मू कश्मीर भारत के साथ जाए। ये पाकिस्तान में मिलने के पक्ष में नहीं थे, वहां के राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे। बाद में इनको जब हरि सिंह ने भारत के साथ विलय कर दिया तो बाद में इनको प्रधानमंत्री बनाया। इससे पहले इनके 2 प्रधानमंत्री थे, रामचंद्र कॉक और उसके बाद आपके मेहर चंद महाजन। और इसके बाद जो है 1948, उसके बाद जो है फिर यही प्रधानमंत्री बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के शेख अब्दुल्ला। और ये भारत के साथ जम्मू कश्मीर को मिलाने के बड़े ही पक्षधर थे और ये बल्कि भारत के साथ ही रहना चाहते थे। तो ये था आपका हमने भूमिका बनाने का प्रयास किया। और हम गुरु जी से ये आग्रह करना चाहेंगे कि गुरु जी इस पे हम लोगों का और मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्य प्रकाश जी, आपने बहुत ही अच्छा एक प्रारंभिक परिचय दिया और बहुत सी बातों को आपने उसमें दी। तो
अच्छा जो है आपने व्याख्यान दिया और आपके संपूर्ण व्याख्यान को ध्यान में रख करके बहुत सी जो बातें आपने रखी उनको मैंने बहुत ध्यान से सुना। इस संदर्भ में बहुत सी जो बातें हैं वो ध्यान देने योग्य हैं कि जैसा आपने बताया कि कैसे भारत में राज्यों की विलय की क्या पृष्ठभूमि थी और उस पृष्ठभूमि में कैसे भारत में राज्यों का निर्माण हुआ था और वो किस तरह से जो भारत के जो तमाम राज्य थे उनके सामने किस तरह के प्रस्ताव रखे गए। इस बात को समझने के लिए जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे होती है, जिसको कि आप जानते भी हैं कि कैसे स्थापना होती है। और उस तरह की जो स्थापना भारत में होती है, भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना होती है 18वीं शताब्दी के बाद से, तो किस तरह से भारत के जो मुगल साम्राज्य के बाद के या मुगल साम्राज्य के समय के जो विभिन्न प्रकार के राज्य हैं तो किस तरह से अंग्रेजी राज्य के अंग होते चले जाते हैं। और इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द हमने पहले भी बोला है और आज भी बोलना चाहेंगे, उसे कहते हैं ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिश पैरामाउंट, पैरामाउंट माने होता है सबसे अधिक शक्तिशाली होने का भाव। पैरामाउंट कौन सबसे अधिक पैरामाउंट है? पैरामाउंट माने सबसे अधिक शक्तिशाली। ये पैरामाउंट शब्द जैसे भारत में सॉवरेन शब्द है, सॉवरेनिटी जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में सॉवरेनिटी शब्द आया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist democratic secular republic। तो ये जो सॉवरेन शब्द है ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है खासतौर से जनता के संदर्भ में, लेकिन ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द पैरामाउंसी आता है। खासतौर से 1818 के तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठों की पराजय के पश्चात एक ऐसा वातावरण क्रिएट होता है जिस वातावरण से भारत में अब जो भी सर्वशक्तिशाली व्यक्ति है वही पैरामाउंट, ब्रिटेन को ही माना जाता है पैरामाउंट। ब्रिटेन जो है वो पैरामाउंट है और बाकी सभी जितनी भी शक्तियां भारतवर्ष में पड़ी हुई हैं वो सब उसके अधीन है। और पैरामाउंसी जो है वो कंटिन्यू करेगी, तब तक के लिए कंटिन्यू करेगी जब तक कि भारत में ब्रिटेन है। इस संदर्भ में ये भी बात ध्यान देने की योग्य है कि 1815 में एक संधि होती है, सिगौली की संधि कहते हैं। उस सिगौली की संधि के अंतर्गत किस तरह से नेपाल के साथ ब्रिटेन का जो संबंध होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का संबंध होता है, वो एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। तो हिंदुस्तान से जब अंग्रेज जाते हैं तो ये नहीं कोई बात उठाता है कि नेपाल का विलय भारत के साथ होना चाहिए। नेपाल अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अंग्रेजी राज्य के निर्माण के साथ उसका अस्तित्व में आता है। परंतु बाकी जितने राज्य हैं वो सभी के सभी राज्य
भारत के साथ एक ऐसे ढंग से संधि से संबंधित होते हैं जिसमें उनकी विदेश नीति, उनका जो डिफेंस की नीति है और जो उनका कम्युनिकेशन वगैरह है, ये सब अंग्रेजों के हाथ में होता है। और बाकी जो है उनका सब कुछ वो उनको स्वतंत्र रूप से दे दिया जाता है, स्वायत्त करके बना करके छोड़ दिया जाता है कि आप अपने इलाके की अपनी पूरी व्यवस्था करिए। जो बहुत बड़े बड़े राज्य हुआ करते हैं उसमें अंग्रेज लोग रेजिडेंट, अंग्रेज प्रतिनिधि वहां रहते हैं, और जो रेजिडेंट नहीं होते हैं वो कई राज्यों का मिला करके रेजिडेंट हुआ करते थे। जैसे बनारस के राज्य में एक रेजिडेंट रहते थे जिनको जोनाथन डंगन, जिनका नाम था डंगन रहते थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि डंगन की व्यवस्था जो है भारत बनारस में संस्कृत पाठशाला डंगन ने 1791 वगैरह में खुलवाया था। तो इस तरह से पूरे भारतवर्ष में जितनी भी राज्य थे जो ब्रिटिश पैरामाउंसी के अधीन थे, वो सभी राज्यों को एक ब्रिटिश प्रोटेक्शन प्राप्त था। और ये था कि वो तब तक जब तक अंग्रेज भारतवर्ष में मुख्य शासक हैं, यहाँ के गवर्नर जनरल हैं और ब्रिटेन की पार्लियामेंट के थ्रू भारत शासित हो रहा है। 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत ये भारत उनके अधीन चल रहा है। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे परिस्थितियों में ये कहा जाता है कि यह एक भारत में जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक ये पैरामाउंसी रहेगी। अंग्रेजों के जाने का जो ये हुआ कि तय हो गया, तो राजा लोग मिलकर के आपस में राजमंडल बनाए थे। राजमंडल के मुखिया होते थे, उनका चुनाव होता था। जैसे आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो भारत के जो राजा लोग थे, उनका जो राजमंडल था, उसके प्रमुख बीकानेर के राजा हुआ करते थे, जिसके बारे में आपको पता होगा कि बीकानेर के राजा ने पंडित मदन मोहन मालवीय से कहा था कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम लोग पैसा देंगे, लेकिन आप देखिएगा कि अंग्रेज लोग भी आपकी सपोर्ट करते हैं। और पूरा का पूरा अंग्रेज लोग, चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका सपोर्ट रहा, इसलिए तमाम राजा लोग भी खड़े हो गए सपोर्ट करने के लिए। और इसी संदर्भ में ये बात भी उभर करके आई कि कैसे, ये बात मैं बता रहा हूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय को उस समय की ब्रिटिश सरकार ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जितनी भी जमीन जहां भी चाहिए आप ले लीजिए और आप बताइए कि कहाँ आपको जमीन चाहिए। और फिर गवर्नर जनरल आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में यहाँ पर नींव रखते हैं 4 फरवरी 1916 को, कि जो ट्रॉमा सेंटर्स के बगल में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल बसंत पंचमी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपना 106वां वर्ष मना रहा है स्थापना दिवस का। 1916 से और 2022 जो है 106 वर्ष हुआ। तो इस तरह से यह एक जो बताना मैं चाहता हूं कि किस तरह से भारतवर्ष में जो राज्य व्यवस्था थी, जो स्थानीय राज्य थे, उनका स्वरूप कैसा था। वो लोग अपने आप में बहुत से ऑटोनमस उनको स्थान भी मिले हुए थे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जिस तरह से जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह का जो चुनाव किया गया था, उसका जो निर्माण किया गया था, उसमें भी राज्यों से मनोनीत किए हुए लोग थे। ऐसे उनका एक लीगल जामा था, उनके पास एक वैध उनकी स्थिति बनी हुई थी। उस वैध स्थिति में एक सेकंड, तो ये जो संदर्भ मैंने आपको बताया कि किस तरह से भारत का जो नृप मंडल था, जो स्थानीय राजाओं का जो एक समूह था, उनका जो एक संगठन था, वो पूरा का पूरा संगठन आजादी की लड़ाई के दौर में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में
बहुत ही बैलेंस करके कुछ अपना ऐसा पॉस्चर रखे हुए था कि उस पॉस्चर में वह अंग्रेजों के साथ भी अच्छा संबंध बना करके रखा था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, एक सेकंड, तो इस संदर्भ में ये बात जो पैरामाउंट्सी की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सभी राज्यों के जो विलय हुए उसमें ये बात अगर भूल जाएंगे तो समझ में नहीं आए, क्योंकि अंग्रेज लोग अपनी पोजीशन ये जान रहे थे कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है, जो जिसे कहते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जब पारित हो रहा है तो ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, अंग्रेजों के हाथ से सत्ता भारतीयों के हाथ में आ रही है, उस सत्ता हस्तांतरण के समय में ये बात एक बहुत परिप्रेक्ष्य की बात है। जानने के बाद तो कैसे जो है पैरामाउंट्सी के लैब्स के साथ भारत के जो राजा लोग हैं वो लोग किस तरह से अपने आप को कोऑर्डिनेट करेंगे, और ये बात भारत के राजा लोग जान रहे थे कि किस तरह से जो भारत तो मैं ये कह रहा था कि ये बात जब आप ध्यान से आप अपने मन में रखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश पैरामाउंट्सी का लैब्स होता है, और उस पैरामाउंट्सी के लैब्स के साथ यहाँ के राजाओं के सामने ये स्थिति बनती है कि अब उनकी स्थिति जिस पैरामाउंट के अधीन वो थे वो चला गया है, तब उनकी स्थिति एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसके बारे में कहा डॉक्टर सत्यपाल ने कि उनको ऑप्शन था कि वो भारत या पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते थे या स्वतंत्र रह सकते थे। ये बात ठीक थी कि वो स्वतंत्र रह सकते थे, लेकिन भारत के आजादी के लड़ाई के दौर में जिस राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, उस राष्ट्रवाद के अंतर्गत ये बात थी कि भारत में भारत राष्ट्र के साथ उनको जुड़ करके रहना पड़ेगा, या तो भारत के साथ जाए और पाकिस्तान के साथ जाए। इस संदर्भ में ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि जहां पर डॉक्टर सत्यपाल ने कल चर्चा किया और बताया कि कैसे जूनागढ़ का और किस तरह से निजाम हैदराबाद का जो केस हुआ कैसे उसको टैकल किया गया, जनमत संग्रह की बात की गई और किस तरह से पुलिस एक्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो सबसे बड़ी विशेष बात थी वो ये थी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में वहां पर एक ऑलरेडी, जैसा कि डॉक्टर सत्यपाल ने कहा कि एक आंदोलन चल रहा था, वहां की जनता का एक आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। शेख अब्दुल्ला की पार्टी का नाम जो था वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी थी, वो पार्टी कोई धार्मिक पार्टी नहीं थी, कोई इस्लामिक पार्टी नहीं थी,
उस पार्टी का अगर आप झंडा देखेंगे, उस झंडे का रंग लाल रंग का था, जिसका में कोई तारा और चांद तारा नहीं लगा था जैसे इस्लामिक धर्म में होता है। उसमें एक हल आपको दिखाई देगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक तरह के किसान के पक्ष की पार्टी थी, और उसकी मांग थी कि हम लोगों को, किसानों को, जमींदारों के खिलाफ जो है वो हम लोगों को जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। और इस अर्थ में जो भारत की कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन चल रहा था, उस कांग्रेस पार्टी के आंदोलन की विचारधारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा बहुत कुछ मिलती जुलती थी। शेख अब्दुल्ला के बहुत अच्छे संबंध थे जवाहरलाल नेहरू के साथ। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद जब भी शेख अब्दुल्ला दिल्ली आते थे तो वे जवाहरलाल नेहरू का जो निवास स्थान तीन मूर्ति था वहीं पर रुकते थे, और इंदिरा गांधी उनकी सेवा करती थी। एक परिवार के सदस्य के रूप में थे। और जिन्ना जो कि द्विराष्ट्र की बात करता था कि भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, ये बात शेख अब्दुल्ला की निगाह में नहीं था। शेख अब्दुल्ला की निगाह में द्विराष्ट्र का मतलब नहीं था, पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं था। इसलिए कभी जिन्ना ने हिम्मत नहीं किया कि कश्मीर में प्रवेश कर सके और कश्मीर को विलय करने के बारे में सोच सके कि यहाँ की जनता हमारे साथ विलय होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पूरी जनता थी, इवन जो मुसलमान जनता थी और जो हिंदू जनता थी, मैं मुसलमान जनता के बारे में बात करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की मुसलमान जनता कभी पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहती थी। यही कारण था कि शेख अब्दुल्ला ने लगातार इस बात को कहा कि हमको कभी भी अगर, और उनके लेख भी 1948 के एक खास तौर से मद्रास से निकलने वाले एक मैगजीन में 1948 के जनवरी अंक में MS सुब्बुलक्ष्मी का उस पर चित्र बना हुआ है, और उसके प्रीफेस में जो है वो आपके डॉक्टर शेख अब्दुल्ला लिखते हैं कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हम भारत के लोग, हम एक हैं। ये बात कैसे कोई कह सकता है? किस तरह से उन लोगों ने कहा कि भारत, हम भारत के हैं, ये शेख अब्दुल्ला ने कहा। तो ये जो शेख अब्दुल्ला की जो आवाज थी, ये बहुत महत्वपूर्ण आवाज है जिसको सुनना चाहिए। और जो महाराजा हरि सिंह थे, वो उनकी विचारधारा को भी जानना चाहिए, जो डॉक्टर सत्यपाल ने उनकी विचारधारा पर प्रकाश डाला। अब उनके बारे में बहुत कुछ आप लोग इंटरनेट पर जान सकते हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सा अध्ययन किया है। वो बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व के थे, जैसा कि मैंने कल के क्लास में बताया कि कैसे यहाँ के राजा महाराजा जब अंग्रेज लोग जा रहे थे तो उन लोगों ने किस तरह से प्रस्ताव रखा कि आप जा रहे हो तो हमारी जो होम पॉलिटिकल फाइल है, हमारे बारे में जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आपने तैयार किया है, वो सभी फाइल को आप जला दीजिए। क्योंकि उन सबों की अय्याशी के बारे में अंग्रेजों को सब पता था। अब ये सब बात कहने की है नहीं। महाराजा हरि सिंह के पिता महाराजा प्रताप सिंह और उन लोगों से बड़े अच्छे हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय के संबंध थे, बहुत सा दान वगैरह लोग दिए थे। लेकिन इतिहास के विद्यार्थी इन सब बातों को जाने कि किस तरह से महाराजा हरि सिंह के ऊपर वहां पर पेरिस की एक वेश्या ने आरोप लगाया कि हमको पैसे लिए हैं, हमको नहीं दिए हैं। किस तरह से अंग्रेजों ने जाकर के उनको बचाया, पेरिस में गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो इस तरह के एक कमजोर व्यक्ति जो है वहां पर शासक था हरि सिंह। और ठीक है कि हम लोग बहुत सम्मान देते हैं महाराजा कर्ण सिंह को, उनके पिताजी थे। लेकिन ये बात कहने के लिए बहुत ही बड़े जानने की बात है कि एक बड़े वीक पर्सनालिटी, एक कमजोर पर्सनालिटी का व्यक्ति, जवाहरलाल जा रहे हैं मिलने तो कह रहा हमारा पेट दर्द कर रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन जा रहे हैं तो कह रहा पेट दर्द कर रहा है। इतना कमजोर व्यक्ति जो इसमें किया था, उसका एम्बिशन क्या था कि वो न भारत में मिले न पाकिस्तान में, तो खैर मिल भी नहीं सकता था। और पाकिस्तान का जो जिन्ना था वो उसकी मेंटेलिटी को जरा आप देखिए। मैंने पहले के क्लासेस में बताया है कि वो किस तरह से एक टफ मेंटेलिटी का वकील था, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट था। और भारत में बहुत दिनों तो कांग्रेस का मेंबर रहा, फिर मुस्लिम लीग का मेंबर हुआ। और किस तरह से उसने जो है, जब कांग्रेस पार्टी इस्तीफा देती है तो कैसे कहता है कि ये मुक्ति का दिवस है, 1939 में कहता है। 1940 में पाकिस्तान का प्रस्ताव लाता है, 1940 में ही कैसे अंग्रेज उसको बैकिंग करते हैं, लॉर्ड न्यूलिस वो कैसे बैकिंग करता है अगस्त प्रस्ताव, ये सब बातें आप लोग जानते हैं। ऐसे में
उसके मन में यह था कि हमारा जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत है, तो कश्मीर का मुसलमान तो पाकिस्तान से मिलके ही रहेगा। और इस भाव को लेकर के जब उसने देखा कि कश्मीर के मुसलमान हमारे साथ नहीं मिल रहे हैं, तो उसने उस फ्लूइड सिचुएशन का, उस समय की जो 1947 के अगस्त महीने की एक फ्लूइड, FLUID, फ्लूइड माने ऐसी स्थिति जो ठोस न हो, उस स्थिति का लाभ लेकर के कि राजा जो है वो वैसिलेट कर रहा है, राजा कमजोर है, राजा एक अय्याश किस्म का व्यक्ति है, उसकी फोर्स कमजोर है। और उसने देखा कि जो भारत में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये लोग एक नैतिक लोग थे। ये लोग कहे कि नहीं, हम जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे कहते हैं विलय पत्र पर, जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करेगा। अब उधर विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है, भारत की सेनाएं वहां जा नहीं सकती हैं। महाराजा हरि सिंह खुद ही एक बहुत कमजोर व्यक्ति है। जिन्ना के मन में कुछ इस तरह का भाव आया हुआ है कि हम तो एक मुस्लिम राष्ट्रवाद या एक सेपरेट नेशनलिज्म खड़ा कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर के मुसलमान नेचुरल वे में हमारे साथ मिल जाएंगे। इस प्रकार के कैलकुलेशन करके वो अटैक कर देता है, जिसकी पूरी डेट के बारे में डॉक्टर सत्यपाल ने बताया कि कैसे अक्टूबर महीने में अटैक करता है और किस तरह से उसकी सेनाएं आगे बढ़ने लगती हैं। और ऐसे परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह, वीपी मेनन इसमें जो प्रेस अटैचे था, जिन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, ट्रांसफर ऑफ पावर उनकी किताब है, और दूसरी किताब का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य थे वो भारत के संघ में कैसे विलय हुए, उसकी कहानी वीपी मेनन ने बहुत अच्छा लिखा है। अगर आपको मौका मिले तो उसमें पढ़िए, उसमें बहुत डिटेल में लिखा हुआ है कि वीपी मेनन तो कैसे साइन करके महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया है। और जैसे ही विलय पत्र भारत को मिलता है, भारत की सेनाएं वहां पहुंचती हैं, और तब पहुंच करके श्रीनगर से बहुत नजदीक आ गई थी वो सेनाएं, जिनको कि सब कहे, पाकिस्तान ने कहा एक कबायली सेना है। वो कबायली सेना बटा पाकिस्तान की सेना पर अटैक होता है। भारत के मुसलमान लोग, उसमें मैंने किसी क्लास में बताया था कि कैसे गाजीपुर के ब्रिगेडियर उस्मान थे, उस पूरे कमांड में नौशेरा की पहाड़ियों पर शहीद हुए, गाजीपुर के थे। और किस तरह से भारत के मुसलमान, भारत के हिंदू सब मिल करके पाकिस्तान का वो जो अटैक था उसका विरोध किए, और विरोध करने के दौर में एक युद्ध का वातावरण बना। उस युद्ध के वातावरण के दौर में चूंकि भारत के लोग एक नैतिक लोग थे, जवाहरलाल नेहरू पटेल नैतिक थे, इसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने भी इस बात को कहा, जैसा डॉक्टर सत्यपाल ने भी कहा, कि वो तमाम जो सैनिक थे, जो वहां के ब्रिटिश कमांडर थे, उन्होंने कहा कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया है तो हम लोग इस युद्ध को नहीं चला सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की सेना का जो कमांडर था, उसने, जो ब्रिटिश कमांडर था, उसने कहा नहीं, हम नहीं भाग ले सकते इसमें। ऐसी परिस्थिति में यूनाइटेड नेशंस में लॉर्ड माउंटबेटन के राय देने पर और जवाहरलाल नेहरू और पटेल वगैरह की इसमें सहमति थी, ये लोग यूनाइटेड नेशंस पूरे मैटर को ले गए और ये कहे कि ये मैटर हमारे देश में जो हस्तक्षेप किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। और इस तरह से उन लोगों ने कहा। और ऐसे में जब यूनाइटेड नेशंस में पूरा मैटर जाता है तो उसके बारे में भी आप सब लोगों को जानना चाहिए कि वहां होता क्या है। वहां यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में बहस होती है। उस बहस के दौर में एक रिजोल्यूशन पास होता है, जिसको कहते हैं कि वो रिजोल्यूशन होता है जनमत संग्रह का रिजोल्यूशन होता है कि भारत, ये जम्मू कश्मीर के इलाके में जनमत संग्रह कराया जाए। उसी समय के जनमत संग्रह पर सोवियत यूनियन ने वीटो लगाया, कहा जनमत संग्रह पर वीटो लग गया, और वो वीटो लगा रहा। और भारत ने ये पोजीशन लिया उस जनमत संग्रह के बावजूद कि जनमत संग्रह नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि जनमत संग्रह कराने के लिए पाकिस्तान को अपनी सेनाओं को उन सभी इलाकों पर, जो गिलगित वगैरह का इलाका है और तमाम जो कुछ हजार किलोमीटर के जो इलाके पर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं उसको कब्जा किया है, जब तक उसे खाली नहीं करेगा तब तक जनमत संग्रह नहीं हो सकता है। और जनमत संग्रह की मांग को
किसी भी जगह पर कहीं पर भी शेख अब्दुल्ला नहीं समर्थन करते हैं, जो वहां के नेचुरल लीडर होते हैं, जो वहां के एक तरह से प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जो शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, 1953 का एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के तहत प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत एक संविधान में जिसे कहते हैं जो 35A आता है, तो आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद के एक विशेष ऑर्डर से 35A भारत के संविधान में जुड़ता है। उस 35A का मतलब होता है कि जो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं वो भारत के नागरिक होंगे। इस तरह से उन लोगों को नागरिकता का दर्जा दिया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू, जो अभी 5 अगस्त 2019 को उसको समाप्त कर दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर का जो 370 के अंतर्गत जो विशेष दर्जा होता है वो समाप्त करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में बांट दिया जाता है। 2 यूनियन टेरिटरी बन जाती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। ये सब बाद की बातें हैं, लेकिन इन बात की बातों के परिप्रेक्ष्य को लेकर के भी उसको समझने की जरूरत है कि आर्टिकल 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को यह अधिकार दिया जाता है कि वो अपना संविधान बनाए। उनका संविधान बनता है, उस संविधान के अंतर्गत ये बात जरूर होती है जिसको आप लोगों को जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का एक खास ढंग का राजा के समय से ही, ये मुख्य रूप से राजा की चिंता थी। राजा को इस बात का तकलीफ था कि जम्मू कश्मीर में आकर अंग्रेज लोग न बस जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वातावरण इतना अच्छा है। मैं तो पूरा जम्मू कश्मीर, जम्मू से लेकर लद्दाख तक बाई रोड गया हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर को मैंने देखा है। वहां पर बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए। तो महाराजा हरि सिंह को इस बात का बड़ा डर था कि कहीं अंग्रेज लोग आकर के यहाँ न बस जाएं, तो वही शुरू से नियम निकाला कि जम्मू कश्मीर में कोई बाहरी आदमी नहीं बस सकता है। और उसी को आधार बना करके जम्मू कश्मीर के जो राज्य था, जो 1956 में जो उनका कानून बन करके आता है, उनका संविधान बन करके आता है, उसमें कुछ इस तरह की बातें उभर करके आती है कि जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का ओरिजिनल नागरिक नहीं है, या उसमें 10 साल की बात कही गई थी। कहा जो हिंदुस्तान के 1947 में आजादी के बाद के 10 साल तक अगर जम्मू कश्मीर में रहा है तो उसे जम्मू कश्मीर का ओरिजिनल नागरिक माना जाएगा। वो तो वहां पर जमीन खरीद सकता है, वहां रह सकता है, लेकिन बाहर के लोग वहां पर आकर के जमीन नहीं खरीद सकते हैं। इस तरह का कानून वहां पर बनाया गया, वहां की जनता ने भी स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कहा गया कि ये जो कानून है वो इसलिए बनाया गया कि कहीं बहुत से लोग, पैसे वाले लोग आकर के जम्मू कश्मीर में वहां जमीन खरीद करके वहां के लोकल लोगों को एक तरह से अल्पमत में न ला दे। इस तरह का कानून बना रहा है, जो बाद में चल करके आर्टिकल 370 के संदर्भ में जो अपने जो अमित शाह ने जिस तरह से पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया, उसको समाप्त किया गया। उससे अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो ये परिप्रेक्ष्य भी याद रखने की जरूरत है। और इसी परिप्रेक्ष्य के साथ आप लोगों को शेख अब्दुल्ला के बारे में बार बार जानना पड़ेगा कि शेख अब्दुल्ला किस तरह से जब भी कभी बाहर जाते थे, पाकिस्तान जाते थे या मिडिल ईस्ट में जाते थे, वेस्ट एशिया में जाते थे, जवाहरलाल के प्रतिनिधि बन करके जाते थे। लेकिन वहां पर उस जमाने के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह के लोग थे, जो भी इसमें की साजिशें होती थी, जवाहरलाल नेहरू को बताते थे कि ये शेख अब्दुल्ला वहां जाकर के इन लोगों से मिले हैं। जैसे जब शेख अब्दुल्ला दिल्ली आते थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। लंबे समय तक शेख अब्दुल्ला को जेल में रखा गया। यद्यपि आप लोगों को इस संदर्भ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में भी आप लोग जानते होंगे कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के स्पेशल दर्जा दिए जाने का विरोध किया और वहीं के जेल में उनका देहांत हो गया। ये एक अलग कहानी है। और जब देहांत होकर के उनकी पूरी बॉडी जब बंगाल भेजी जा रही थी तो बॉडी को मैयत जिसको कहते कंधे लगाया था, खुद शेख अब्दुल्ला ने लगाया था, जो वहां का एक डेमोक्रेटिक लीडर था। तो ये सभी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके ये बात भी ध्यान में रखने की है, शॉर्ट में कहूंगा, कि किस तरह से 1975 की घटना को भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच का एकॉर्ड। शेख अब्दुल्ला बड़े लंबे समय तक जेल में रहे। जब जवाहरलाल नेहरू की 27 मई को मृत्यु होती है तो खुद जवाहरलाल नेहरू उनको पाकिस्तान भेजे थे
और पाकिस्तान से जब वो भारत आते हैं तो किस तरह से तीन मूर्ति में जब पहुंचते हैं तो रामचंद्र गुहा ने लिखा है कि कैसे जो है वहां पर ये पहुंचते हैं और वहां जगजीवन राम है रोते हुए। जगजीवन राम के कंधे पर शेख अब्दुल्ला हाथ रख करके रोते हुए जवाहरलाल की बॉडी के पास पहुंचते हैं और रामचंद्र गुहा ने कहा कि ये हिंदुस्तान, ये सेकुलर हिंदुस्तान का निर्माण हुआ था आजादी के बाद कि एक दलित के कंधे पर एक मुसलमान रोते हुए जवाहरलाल नेहरू के मैयत के पास पहुंचता है। तो इस तरह से भारत का जो ये एक खास ढंग का निर्माण हो रहा था, उसमें जो जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ, इस विलय की तमाम प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको ध्यान रख करके आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे एक ऐसा वातावरण था। उधर पाकिस्तान का लगातार उनकी सोच, क्योंकि खुद पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अधिक एक तरह से देखा जाए तो असमंजस की स्थिति थी। वहां का हमने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि किस तरह से बलूचिस्तान के लोग, डॉक्टर खान साहब वगैरह, वो भारत के साथ मिलना चाहते थे, तो पाकिस्तान के साथ कभी नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वहां के पॉपुलेशन, वहां के जियोग्राफी का 40% है बलूचिस्तान। वहां की जनसंख्या के लगभग 10% लोग बलूचिस्तान में रहते हैं। वो लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। ये स्थिति सिंध के लोगों की थी। तो अपने अंदरूनी स्थितियों को ठीक करने के लिए मात्र उनके जो पंजाब के जो मुसलमान थे और उन लोगों के दृष्टिकोण में जो कि जिन्ना के जो सपोर्टर थे, वो लोग लगातार एक खास किस्म के इस्लामवाद को, जो सेपरेटिज्म, जो अलगाववाद है, उसको कश्मीर में पैसा दे दे करके, तमाम पैसे दे करके नौजवानों को भड़का करके, उनको जो है बरगला करके जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह से पत्थरबाजी वगैरह की घटनाएं हुई, उन सबको आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि मैंने अभी बताया कि 1975 के इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एग्रीमेंट होता है। उसमें शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि भारत के साथ लगा परमानेंट विलय हो चुका है जम्मू कश्मीर का। विलय होने की बात बहुत पहले से भी हो गई, लेकिन उस एग्रीमेंट में भी कहा जाता है और उसमें शेख अब्दुल्ला को पुनः चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, जबकि इसके पहले वहां के लोगों को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, और वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। और उसके बाद 80 के बाद से फिर लगातार वहां पर उनका लड़का जो फारूक अब्दुल्ला है, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी 82-83 में आए हुए थे, हम लोग भी थे उस समय, यूनिवर्सिटी में अध्यापक हो गए थे। फारूक अब्दुल्ला का भी इंटरव्यू हम लोगों ने लिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम लोग तो कभी भारत से दूर होना चाहते ही नहीं है, भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन हम फारूक अब्दुल्ला की बात में बताना चाहेंगे कि फारूक अब्दुल्ला का यही कहना था कि हम लोग गरीब लोग हैं, हमारे इलाके में जमीनें अगर सबको खरीदने दी जाएगी तो जैसे आप देखिए कि बरेली से लेकर के नैनीताल के बीच में तमाम जमीनों को छोड़ दिया गया है, तो वहां की तमाम जमीनों को बाहर के लोग आकर के खरीद लिए हैं और वहां के लोग बेघर हो गए हैं, पहाड़ी लोग। ये एक अलग कहानी है कि जानना चाहिए कि जहां पर बहुत पैसे वाले लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला का स्टैंड था कि 370 अनुच्छेद के तहत कम से कम हम लोगों के यहाँ जो इस तरह से जो वातावरण बना हुआ है कि भाई हमारे यहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकता है। लेकिन आज की स्थिति ये है जिससे धीरे धीरे वहां जमीन खरीदने की स्थिति आ रही है और बहुत सी तमाम दिक्कतें हैं जिसको कि वर्तमान सरकार ने भी दूर किया है कि वहां पर स्वीपर लोगों को अधिकार नहीं है वहां पर, और बाकी जो पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी लोग आए, जो जम्मू कश्मीर में रह गए, उन लोगों को कोई नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया। इन सब के संदर्भ में बातों को जो है किया जा रहा है नई सरकार के माध्यम से। तो ये जो एक हमने बहुत संक्षेप में आपके सामने जनमत संग्रह और जनमत संग्रह की पृष्ठभूमि, खासतौर से जो सोवियत यूनियन का वीटो लगना, इस बीच में बहुत सी घटनाएं हुई। यूनाइटेड नेशंस के प्रतिनिधि भी वहां कई बार आते हैं और देखते हैं, लेकिन जनमत संग्रह की बात वहां पर नहीं हो पाती है और ये मान लिया जाता है कि वो परमानेंटली उनका विलय हो गया। उनके लोग संविधान भी बनाते हैं, उस संविधान में भी वो लोग भारत के साथ परमानेंट विलय की बात करते हैं और भारत का जो कम्युनिकेशन है, जो डिफेंस है, जो आपका जो करेंसी है, रिजर्व बैंक है, ये सब के लेकर के जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होता है। इंटरनल अफेयर्स के लिए उनको बहुत सी ऑटोनॉमी थी, लेकिन वो ऑटोनॉमी जैसे और भी राज्यों को प्राप्त है, उन लोगों को थोड़ा स्पेशल ऑटोनॉमी थी, लेकिन वो सभी ऑटोनॉमी कोई ऐसी ऑटोनॉमी या उनके ऑटोनॉमी माने जिसको की आत्मनिर्भरता ऐसी नहीं थी कि वो हमारे देश से अलग हो सकते हैं, शिथिल हो सकते हैं। हमारे देश के संविधान में
ये बात लिखी हुई है। जैसे सिक्किम हमारे देश में 1973 में ज्वाइन करता है, तो हमारे संविधान के अंतर्गत ये कि आप हमारे भारतवर्ष में ज्वाइन कर ले सकते हैं, लेकिन सिसीड नहीं कर सकते। सिसीड मैंने होता पृथक होना। भारत में एक बार अगर आप जुड़ गए, भारत यूनियन के अंग हो गए, तो आप सेसेशन नहीं कर सकते। एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके आप भारत के हो गए, तो आप भारत के हो गए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सोचता हूं कि आज का जो ये वक्तव्य है, तो यही मैं समाप्त करूंगा। और जो भी कोई प्रश्न अगर पूछना हो, कोई जिज्ञासा व्यक्त करनी हो, तो उस पर आप अपनी बातें रख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सर मेरा सवाल ये था कि जब 1947 के अधिनियम के तहत राज्यों को स्वतंत्र या फिर पाकिस्तान या भारत में मिल जाने की सुविधा या स्वतंत्रता दे दी गई, तो फिर सिरिल रेडक्लिफ के सर उस लाइन का क्या मतलब था? और यदि सर सिरिल रेडक्लिफ को भारत विभाजन का जब दिया ही गया था, तो सर उन चीजों को कश्मीर तक भी क्यों नहीं ले जाया गया? तो जो समस्या हम आज तक देख रहे हैं सर, उसका उसी समय समाधान हो गया होता। जो रेडक्लिफ जहां पर बाउंड्री खींच रहे थे, वो किसी राज्य के अधीन नहीं थी, किसी नेटिव स्टेट के अधीन नहीं था, वो तो ब्रिटिश के अधीन था। ये रेडक्लिफ की जो लाइन खींची जा रही थी, वो तो ब्रिटिश शासन के अधीन जो था। आप समझ रहे हैं अंतर कि जो पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, वो तो भारत के मतलब ब्रिटिश इंडिया है। हमने बताया ना, एक ब्रिटिश इंडिया था और एक नेटिव इंडिया था, या नेटिव स्टेट्स का इंडिया, वो 1/3 था। तो उसमें रेडक्लिफ वाला नियम नहीं लगा था। ठीक है? यस सर, लेकिन सर देखिए सर, जैसे पैरामाउंसी की बात आपने की, तो सर ऐसा नहीं था कि अगर उस समय उन्होंने समुचित इस्तेमाल किया होता, तो जो समस्याएं हम आज के दौर में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाधान हो जाता। पैरामाउंसी लैप्स हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि जब पैरामाउंसी लैप्स हुई, तो एक ऑप्शन हुआ हमारे भारत के लिए, तो ऑप्शन हुआ, तो भारत ने अपना संविधान बनाया। पाकिस्तान के लिए ऑप्शन हुआ, पाकिस्तान ने अपना संविधान बनाया। उसने अपना इस्लामिक संविधान में ढंग बनाया, लेकिन उसमें भी उसने सेकुलर प्रिंसिपल्स को भी रखा। जैसे पाकिस्तान में कोई धार्मिक मुखिया खलीफा की तरह से नहीं हो सकता है, वहां का मुखिया तो चुना हुआ ही प्रतिनिधि होगा। इस अर्थ में पाकिस्तान में भी एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस बात को एक बार जाकर के जिन्ना ने, अडवाणी जी ने कह दिया कि जिन्ना सेकुलर था, तो कितनी मजम्मत हुई। बात तो सही कहा। पाकिस्तान में भी एक इस्लाम धर्म को मानने वाला परंतु सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। भारत में एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, लेकिन भारत थोड़ा और आगे बढ़ करके सर्वधर्म समभाव का इसमें अलग रहा। इसमें ये नहीं रहा कि भारत का सेकुलर जो किसी एक के साथ खड़ा होगा, किसी एक के साथ स्पेशल दर्जा देगा, सबके साथ समान परफॉर्मेंस करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सब लोग अपना अपना संविधान बना रहे थे। अब उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को भी संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, और उस संविधान के अधिकार के अंतर्गत ही उन लोगों ने भारत के साथ विलय भी किया। एक राजा ने भी विलय किया, और भारत जो जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने वाले लोग थे, उन लोगों ने भी विलय किया। तो आप थोड़ा अपनी समस्या का समाधान खुद कर लीजिए कि रेडक्लिफ को वहां मत ले जाइए। ठीक है? यस सर, यस सर। और कोई सवाल? सर हम सर अनुमति चाहते हैं सर, उन्होंने 2 वर्ष से क्लास बच्चों का। तो ठीक है, तो फिर अभी यही क्लास समाप्त करते हैं, और फिर बच्चे लोग अपना सब क्लास नोट कर लेंगे, जो भी पूछना होगा उन लोगों को, और आपको व्हाट्सएप कर देंगे, या मुझे भी कर सकते हैं। ठीक है? जी जी जी, धन्यवाद सभी लोगों को। और ठीक है, बहुत ठीक है। सरस्वती वंदना की सभी लोगों को अग्रिम या पहले से ही शुभकामनाएं। जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की फाउंडेशन डे की शुभकामनाएं। जी सर, आशीर्वाद।